पहले हम ट्रेडिशनल पे चल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बॉक्स में बता दिया। ट्रेडिशनल मेथड्स ये सारे, मॉडर्न मेथड्स ये सारे, ठीक है। इन तीनों को हम बाद में देखेंगे, अब ट्रेडिशनल पहले देख रहे हैं। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्फिडेंशियल रखनी है और एक रिपोर्ट बनानी है। तो इसका मतलब यही है, जब भी आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, सारे एम्प्लॉयज़ का इवैल्यूएशन ऐसे ही आप सामने से देख लेते हो कि हाँ ये वाला सही कर रहा है बंदा और ये वाला सही नहीं कर रहा, और उसको अपने तक ही सीमित रखते हो। सो दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, कोई फॉर्मल आप फॉर्म्स वॉर्म्स नहीं भर रहे हो, जस्ट एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में आपने किया, एंड आप लिख लोगे कि ओके इसका ये वाली दिक्कत है, इसका ये वाली दिक्कत है, ये वाला इसमें ये ऐसे कर रहा है ना। एक इनफॉर्मल तरीके से आपने जस्ट लिख लिया। हर बंदा अपने सोचता है, तो ये ऑब्वियसली इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है ना, अनस्ट्रक्चर्ड है वैसे भी, सब्जेक्टिविटी विल बी देयर। एक कॉन्फिडेंशियलिटी आ रही है, आप एम्प्लॉय को जाके नहीं बता रहे हो कि मैंने तेरा अप्रेजल किया है ना। सो यहाँ पे वो भी आ जाएगा कि बिकॉज आप उसको फीडबैक जो है कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, सो फीडबैक नहीं दे रहे हो आप टेक्निकली, देर इज़ नो फीडबैक वाला स्टेप यहाँ पे, बिकॉज कॉन्फिडेंशियल है, वो आपको बताना ही नहीं है मैंने कि आपका मैंने अप्रेजल किया है, राइट। बट एक चीज़ इसमें ये भी आती है, पहला तो ये ठीक है कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ना, अनस्ट्रक्चर्ड है, देन नो फीडबैक, देन नो डेटा बट वेरी सब्जेक्टिव, ये भी मैंने बता दिया। क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी लो, बिकॉज किसी ने भी कैसे भी इवेल्युएट कर लिया, कोई फॉर्मल तरीका तो किया नहीं, तो किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि हाँ सही से किया भी है कि एवं ही गलत कर दिया। सो क्रेडिबल नहीं है, आप ट्रस्ट वर्दी इतना नहीं, उस पर बेसिस बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाओगे, है ना, बिकॉज ऐसे ही की हुई चीज़ है। यू कांट टेक मेजर डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट वन unstructured report. So the employee who is appraised never knows his weaknesses and opportunities available. ये भी तो चीज़ है, आपको फीडबैक ही नहीं दिया गया, तो सामने वाला इम्प्रूव कैसे करेगा, क्या कर लोगे आप उसकी वीकनेसेस पता करके जब उस तक वो पहुंची नहीं और उसने उसको इम्प्रूव ही नहीं किया। सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ देयर इन दिस। देन सेकेंड मेथड पे आ जाओ, रैंकिंग। इसमें क्या, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, अगेन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय 1 2 3 4, सबको आपने रैंक करना है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया दैट यू सेट। सो इट इज़ अ मल्टी पर्सन इवेल्युएशन, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो मल्टी पर्सन, राइट, कंपैरिजन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इन अ सिंगल रेटिंग ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ। अब आप ये नहीं देख रहे वो कैसा काम, अलग टाइप का काम कर रहा है, वो अलग टाइप का, सबको रेट करना है आपने, राइट, विद रेफरेंस टू देयर जॉब परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द ट्रेड्स। एक एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअली यू आर नॉट सीइंग कि ये ट्रेड इसमें है, यानी जस्ट ये देख रहे हो कि वो अपना जॉब किस हद तक ठीक कर रहा है, देन आई विल रेट और रैंक देम अकॉर्डिंगली, राइट। सो एक चीज़ यहाँ पे आ गई, देखो सब्जेक्टिविटी कम हो गई ना, बिकॉज आपने सबको एक ही उस पर रखा है ग्राउंड पे, और देन यू आर इवेल्युएटिंग ऑल ऑफ देम। सो सम सॉर्ट ऑफ क्या बोलेंगे इसमें, सब्जेक्टिविटी कम आ जाती है, ज़्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड थिंग, है ना। बट अगेन ये भी है कि मान लो आपने रैंक करा है, रैंकिंग में एक चीज़ तो हमेशा रहती है ना, जैसे मैंने बोला रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब एम्प्लॉई 1 और 2 में, रैंक 1 और 2 में हो सकता है बहुत ही फ़र्क हो, बट स्टिल उनके बीच में तो कोई नहीं है, तो रैंक तो इमीडिएट ही है। बट हो सकता है बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस हो, तो ये तो कभी पता ही नहीं लग पाएगा अगर आपने सिर्फ रैंकिंग दिया उनको, एम्प्लॉई 1 और 2 को। 2 को लगता है, हो सकता है 2 को लोगे यार मैं मुझसे थोड़ा सा ही नीचे था, बट पता लगे कि एक्चुअल जब आप मान लो अगर नंबर्स पे खेलते तो उसके मार्क्स 50 थे और उसके 20 ही थे, और इनके मान लो 19 18 17 ऐसे थे। तो यू नेवर नो, राइट। सो दिस इज़ अनदर लिमिटेशन है जो भी आप बोल सकते हो। ये लिमिटेशन ना एक आप ओवरकम कर सकते हो यूजिंग समथिंग दैट दे हैव गिवन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, देखो आप बस मान लो एक जॉब फैमिली में आ रहे हो, है ना, मतलब सेम टाइप की जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लेट्स से एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयज़ आर देयर। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सेइंग कि ओके लेट्स टेक एम्प्लॉय 1, और ये एम्प्लॉय 1 को मैं कंपेयर करूँगा 2 3 4 5 इन चारों से। फिर मैं एम्प्लॉय 2 ले लूँगा, उसको मैं 1 3 4 5 इन चारों से कंपेयर करूँगा। देन आई विल टेक एम्प्लॉय 3 को बताओ मैं कैसे कंपेयर करूँगा, 1 से 2 से 4 से 5 से। तो बेसिकली सबको बाकी सारे एम्प्लॉयज़ से कंपेयर करो, एवरी एम्प्लॉय इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद एवरी अदर एम्प्लॉय इन द सेम जॉब फैमिली, ये सेम जॉब फैमिली में। तो ताकि उसको पता लग जाए कि मैं उनमें से
जो मेरे ही साथ काम कर रहे हैं उनमें से कितनों से बेटर कर रहा हूँ, कितनों से बेटर नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ लाइक यू गेट दिस काइंड ऑफ रैंकिंग, राइट। सो इसमें पेयर्ड कंपैरिजन इज सॉर्ट ऑफ बेटर देन सिंपल काइंड ऑफ रैंकिंग्स। आगे चलते हैं। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट आपने 1 2 3 4 5 कैटेगरीज बना ली कि भाई ये तो आउटस्टैंडिंग वाला है, ये अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, ये पुअर है। आपने जस्ट बोला कि बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, बंच ऑफ पीपल, मैं सबको एक एक कैटेगरी में डालूंगा कि इसको इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया, इसको उसमें डाल दिया, इसको इसमें जस्ट यू आर कि, है ना, मान लो 10 लोग थे, तो वो 10 लोग में से आई एल से कि ओके मेरे पास 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, 4 इसमें, तो आई कैन से राइट कि ओके 4 वाला नहीं बनेगा, ये एक 3 4 5 6 7 8 9 10, मैथ लगानी पड़ रही है थोड़ी, राइट। सो व्हाट विल आई से कि ठीक है 20% लोग आर पुअर, 20% लोग आर अबव एवरेज, 30% पीपल आर जस्ट एवरेज, 10% पीपल आर अबव एवरेज एंड 20% आर आउटस्टैंडिंग। ऐसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉब प्रोफाइल का डेटा थोड़ा बहुत अपने नज़र में रख सकता हूँ, राइट। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू वेरी मच डिटेल बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट। होता तो मैं बता देता तुम्हें। देन वी हैव ग्राफिक रेटिंग स्केलिंग। ग्राफिक रेटिंग स्केलिंग, आपने ये शीट देख रहे हो, ये शीट एक बनती है, कुछ नहीं है, एम्प्लॉय के डिटेल्स वगैरह, एंड देन देर इज़ द स्केल। इस स्केल में कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक्स है, जस्ट लंबा खींच दिया उन्होंने। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके पास कि क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, नॉलेज, मैंने क्राइटेरियाज बताए थे आपको, तो वो क्राइटेरिया यहाँ लिस्ट कर दिए। एंड देन यू आर कि भैया बिल्कुल ही नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है, एक्सीड कर जाता है जितना करना है उससे, और बहुत ही बेसिकली जो पिछला मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर, जस्ट उसको एक और नाम दे दिया और ये खींच दिया, है ना, सबको उसमें। एंड सबके अलग वो हो जाते हैं ना कि मान लो कोई सी बस जॉब नॉलेज है जो कि डज नॉट मीट, तो नीड्स टू लर्न द जॉब। जॉब नॉलेज है फार एक्सीड कर रहा है, तो एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल जॉब, जस्ट उसके नाम और उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी, और कुछ भी नहीं है। सो एक ग्राफिक स्केलिंग में जस्ट एक ग्राफ बना दिया उसी का, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, राइट। देन वी हैव चेकलिस्ट अप्रेजल। आपको चेकलिस्ट पता है ना क्या होती है, जैसे ये एक चेकलिस्ट है, एग्जाम्पल है जस्ट, है ना, क्या वो इंटरेस्टेड है, येस और नो, यू विल जस्ट टिक मार्क, चेक करना है, येस टिक टिक करना है या नो टिक करना है, तो आप सबका ऐसे चेकलिस्ट बना दोगे, उससे आपको एवेल्युएशन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट पे आओ। क्रिटिकल इंसिडेंट, ये क्या होता है? मान लो कोई भी एम्प्लॉय है, अब उसने कोई एक ऐसी चीज़ कर दी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जो या तो बहुत ही अच्छा है या बहुत ही ख़राब है ना। मतलब क्रिटिकल इंसिडेंट नाम से ही पता चल रहा है दैट द गाय और द गर्ल और whoever he is or they have done something which is very important to be recognized और registered सबकी नॉलेज में। क्रिटिकल इंसिडेंट किया है कोई उसने। अब वो क्रिटिकल चीज़ ये भी हो सकती है कि बहुत ही तगड़ा कुछ बहुत अच्छा कर दिया जॉब से रिलेटेड, या कुछ बहुत ही ख़राब कर दिया। बेसिकली तब है जब आपको चाहिए कि वो चीज़ें नज़र में आ जाएँ जिस पे इमीडिएट अटेंशन चाहिए। जैसे किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया तो उसको इमीडिएट रिवॉर्ड करना है भाई, ताकि बाकी भी मोटिवेट हो जाए। किसी ने बहुत ख़राब किया तो फटाफट उसको कुछ तो उसका करना पड़ेगा, ताकि एक बार बाकियों तक मैसेज जाए कि ये आप नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज़ जस्ट फॉर दैट। एक तरह से आप क्या एक कॉपी सी बना के रखते हो, उस कॉपी में ये रजिस्टर करते हो कि हाँ तूने, तेरा एक क्रिटिकल इंसिडेंट है कि तूने एक टाइम बहुत अच्छा काम किया, या किसी एम्प्लॉय का कॉपी में लिखा होगा कि तेरे क्रिटिकल इंसिडेंट वाले रजिस्टर में लिखा है कि तूने एक बार बहुत बेकार काम कुछ कर दिया था। सो दैट विल बी एक फॉरएवर का एक मार्क उसके उसमें। देन वन इज़ एसे मेथड। इसमें कुछ भी नहीं, आपने रिपोर्ट राइटिंग की होगी इंग्लिश में, जैसे है ना रिपोर्ट क्या होती थी, एक बहुत लंबा सारा एसे, जस्ट एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट समझ लो, एम्प्लॉय के बारे में ऐसे लिख दिया आपने बहुत लंबा चौड़ा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, राइट, और कुछ नहीं। देन वी हैव ग्रुप अप्रेजल। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि आप एक ग्रुप में सबमिट सबमिट क्या है, ग्रुप में ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र भी नहीं, जस्ट एक ग्रुप में रजिस्टर किए जाते हो। किसी भी ग्रुप में आपको एक नाम आपका लिख दिया जाएगा, आप उस ग्रुप के मेंबर हो, एंड उस ग्रुप के मेंबर में बेसिकली कौन कौन है, एक तो सुपरवाइज़र बैठा है ना, 3 4 और लोग बैठे होते हैं। ये लोग बैठ के आपको इवैल्यूएट करेंगे मिल के। अब वो मिलके करने का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है,
एक बंदा हो सकता है थोड़ा सही करे नहीं करे, 3-4 बंदे अगर मिलके कोई चीज़ बोल रहे हो तो शायद उसमें कोई दम होगा, राइट। सो यहाँ पे बस यही चीज़ आ जाती है कि जो बायसनेस वगैरह का हम बात कर रहे थे ना, वो कम हो जाएगा एंड इफ़ यू आर डूइंग ग्रुप अप्रेजल। पढ़ लेते हैं एक बार। अंडर द ग्रुप अप्रेजल द एम्प्लॉयज़ आर रेटेड बाय अ ग्रुप consisting of their supervisor and 3 or 4 other persons who have some knowledge of the performance, है ना। एंड बेसिकली वो सब चेक कर रहे हैं। दिस मेथड इज डिवॉइड ऑफ पर्सनल बायस बिकॉज इट इज़ डन बाय मल्टीपल जजेस। मेन बात यही थी आपकी, है ना। इट इज़ थ्रू सिंपल मेथड, ओनली ड्रॉबैक इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग डाल दिए तो टाइम कंज्यूमिंग तो है। फील्ड रिव्यू लास्ट मेथड आएगा इसे। कुछ भी नहीं है फील्ड रिव्यू में, पता है जैसे अभी तक हम एम्प्लॉयज़ की टांग खींच रहे थे, अब आप सुपरवाइज़र की टांग खींचोगे। अब आप बोलोगे वो तो सुपरवाइज़र है तो एम्प्लॉयज़ कैसे टांग खींच रहे। एम्प्लॉयज़ नहीं खींचे, सुपरवाइज़र के भी ऊपर हम एक बंदा ले आते हैं। एचआर या पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट, उनसे एक बंदा ले आए जो माहिर है इन सब चीज़ों में, है ना। वो इस सुपरवाइज़र के साथ एक इंटरव्यू सा लेगा। इंटरव्यू लेगा और क्या पूछेगा कि तुम बताओ, तुम्हें तो सुपरवाइज़र हो ना, तो तुम सारे एम्प्लॉयज़ को देखते हो, एम्प्लॉय 1 2 3 4 5, अब तुम सबकी मुझे रिपोर्ट दो कि सब कैसा काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फील्ड रिव्यू, कि फील्ड में आके रिव्यू ले रहा है वो बंदा थ्रू सम अदर पर्सन, है ना। किसी और बंदे को बोल रहे हो कि भाई तुम अपने एम्प्लॉयज़ का रिव्यू दो मुझे आके, राइट। सो ये होता है इसमें। पढ़ लेते हैं एक बार। सुपरवाइजर्स आर इंटरव्यूड। Expert questions the supervisor to obtain the information on each employee, takes note in his notebook. There is no rating form, again कोई रेटिंग वेटिंग नहीं है, जस्ट इंटरव्यू ले रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। वर्कर्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेट। बेसिकली इंटरव्यू लेने का मतलब यही है कि तुम ये बता दो कि कौन है जो बहुत बढ़िया है, उसको रिवॉर्ड दे देंगे, कौन है जो बहुत बेकार है उसको थोड़ी डांट वांट लगा देंगे या सिखा देंगे, और कौन है जो सेटिस्फैक्ट्री है जिस पे हमें कोई अभी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फील्ड रिव्यू, इसमें कुछ और नहीं है। एक ये टॉपिक आता है क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। आई डोंट नो इफ इट इज़ देयर इन योर सिलेबस और नॉट, बट आई विल जस्ट गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट इट इज़ अबाउट। यू कैन स्किप दिस पोर्शन इफ़ यू आर टेकिंग दिस रिस्क कि मेरे को ये टॉपिक नहीं करना, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर आपको इंटरेस्ट है, ये जानने में इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो आप रुक सकते हो। देखो, जब ट्रेडिशनल मेथड्स कर रहे हो ना आप, देर विल बी सर्टेन टाइम्स जब कुछ एरर्स आ जाते हैं, है ना, या वो रिव्यू जो है परफेक्ट नहीं निकल सकता कोई भी, राइट। सो उसके क्या रीजंस होते हैं। एक एक चीज़ होती है हैलो एरर। हैलो एरर तब होता है जब आप मान लो एक किसी बंदे को आप मिलते हो, उसको उसने बीच में एक लाइन बोल दी अबाउट लेट्स से हिज रॉलेक्स वॉच, एंड यू सी कि ओ इसने तो ऐसे बोल दिया, ये तो बहुत वो है, यू नो क्या होता है, यू कैन जज हिज एंटायर पर्सनैलिटी जस्ट बाय दैट वन लाइन दैट ही सेड, है ना। यू विल से कि अच्छा ये तो मुझे बहुत वो लग रहा है, बॉसी लग रहा है, या बहुत यू नो ऐंठ मारने वाला बंदा लग रहा है, या अपना रोब झाड़ने वाला बंदा लग रहा है, या अपने आपको बहुत दिखावे वाला बंदा लग रहा है, शो ऑफ वाला बंदा लग रहा है। आपने उस अब वो जो भी आगे पीछे जो भी बात करेगा, आपको हर चीज़ में उसको थोड़ा एक नेगेटिव कॉनोटेशन मिल जाएगा अपने दिमाग में, परसेप्शन है ये हैलो एरर होता है जहाँ पे एक बंदे की एक एस्पेक्ट की वजह से आप उसका बाकी सब चीज़ें भी जज करते टाइम वो एक चीज़ इन्फ्लुएंस कर देती है उसको नेगेटिव या पॉजिटिव वे में, राइट। विल रीड अबाउट इट ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। जिस्ट जो है मैंने आपको बता दी। This occurs when the rater allows one aspect of a man's character or performance to influence the entire evaluation। अब यहाँ पे जब हम कॉर्पोरेट उसमें बात कर रहे हैं, इवेलुएशन परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम मान लो वो बंदा गया अप्रेजल करने कोई, और वो एम्प्लॉय ने दिखाया सब अच्छा सा काम है, लेकिन बीच में एक बहुत बहुत ही बेसिक सी कोई बहुत लेट से मैथ का 2+2 को 5 लिख रहा है, ऐसे वाली टाइप की कोई गलती कर दी, तो उसका बाकी का हो सकता है अच्छा काम भी उसको इतना इम्प्रेस ना कर पाए, बिकॉज जस्ट एक माइन्यूट एरर उसने देखा, उसने लगा कि ये तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना मैं, कि उसको लगा कि अरे इसको इतना सा भी नहीं पता, तो ऑब्वियसली बाकी सब भी इसने एम ही किया है, ये अच्छा नहीं है, राइट। सो यू
अलाउ योर सेल्फ टू जज द एंटायर पर्सन, बाकी चीज़ें विद जस्ट वन चीज़ का, वन कैरेक्टरिस्टिक या वन परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स, दैट इज़ हैलो एरर। देर इज सेंट्रल टेंडेंसी एरर। मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, आप क्या करोगे? आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, राइट? कि मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे एक चीज़ आती है, यू आइदर, मतलब आपके पास अगर बहुत किसी चीज़ को लेके नई इन्फॉर्मेशन ना, तो आप उसको एवरेज कैटेगरी में डाल देते हो। मतलब कि हाँ, ये तो एवं ही है, ये तो मैं इसको बहुत अच्छा भी नहीं बोल रहा, मैं बहुत बुरा भी नहीं बोल रहा, जस्ट बिकॉज मुझे नॉलेज ही नहीं है ज़्यादा इस चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो एक इंटरव्यू में आप गए, है ना? वो इंटरव्यूअर्स जो हैं उनको लेट से सिर्फ कॉमर्स की नॉलेज है, लेकिन आप जो इंटरव्यू देने गए हो, आप प्रॉपर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो। अब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की उन लोगों को वैसे ही नॉलेज नहीं है, तो वो उनको टेस्ट ज़्यादा तो कर नहीं सकते नॉलेज को। अब मुझे ये बताओ, क्या चांसेस हैं कि वो कॉमर्स वाले इंटरव्यूअर्स इस बंदे को आउटस्टैंडिंग का रेटिंग दे दें कभी? बहुत कम चांस है। इवन उल्टी साइड देखूँ तो उसको बहुत पुअर वाले में भी कैटेगरी में नहीं डालेंगे कभी वो मोस्ट प्रोबेबली उस बंदे को, कि मेरे को ज़्यादा पता ही नहीं है इंजीनियरिंग के बारे में तो मैं उससे क्या ही पूछता या क्या ही करता, वो उसको मोस्ट प्रोबेबली एवरेज वाली कैटेगरी में ही डाल देंगे, बिकॉज दे डिडंट हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट दैट पर्सन, जो भी उसने कर रखा है। सो दिस इज़ अ टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी एरर, कि आप उसको एक्सट्रीम्स पे ना जाके आप सेंट्रल टेंडेंसी पे, यू टेंड टू गो टूवर्ड सेंट्रल वैल्यूज in case you don't have the extremes का knowledge. So this is all about it. Then there is leniency or strictness error. Basically जैसे टीचर्स होते हैं, कोई बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई बहुत लीनियंट है। तो मान लो कोई सुपरवाइज़र बहुत स्ट्रिक्ट है, वो सबको कम नंबर देगा, कोई बहुत लीनियंट है, वो सबको ज़्यादा दे देगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन एरर दैट काइंड ऑफ कम्स आउट, है ना? ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ रीसेंट बिहेवियर बायस। रीसेंट बिहेवियर बायस क्या है? इसमें वो सब मत लिखना कि इंटरव्यू में अभी जो लास्ट वाला बंदा रिसेंट गया है वो, इसमें वो नहीं है। रिसेंट बिहेवियर बायस इज़ लाइक, मान लो आप परफॉर्मेंस किसी का इवैल्यूएट कर रहे हो एंड वो इवैल्यूएशन मान लो आप मार्च में कर रहे हो, है ना? अब ये परफॉर्मेंस 6 मंथ्स का इवैल्यूएशन है ना? तो टेक्निकली तो आपको पूरे 6 मंथ्स को इक्वल वेटेज देना चाहिए, लेकिन टेंडेंसी रहती है कि अभी अभी मान लो किसी ने फेब मार्च में बहुत बढ़िया काम किया है ना, तो अब देर विल बी हाई चांस कि आप उसको अच्छी ही रेटिंग दोगे। और कोई ऐसा बंदा जिसमें सिर्फ 4 महीने तो बहुत तगड़ा, बहुत ही बढ़िया काम किया, और 5th 6th मंथ में जो है थोड़ा कम काम किया, आप उसको थोड़ा कम ही दोगे इवन दो उसने 4 महीना बहुत बढ़िया काम किया, बिकॉज इट इज़ लाइक कि रिसेंट वाला ही आपको ज़्यादा याद रहती है चीज़ें, तो आप उसी को यू टेंड टू मार्क योर जजमेंट अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट टॉपिक, राइट? देन वी हैव मॉडर्न अप्रेजल मेथड्स। इसमें देखो पहला तो है एमबीओ, जो कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने प्रॉपर इस पे वीडियो बना रखे। आपको पढ़ना हो जितना डिटेल में, वहाँ जाके पढ़ सकते हो, राइट? हम इस पे सेकंड और थर्ड पे आते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल एंड बार्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ BARS, बार्स। इसको बोलते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। नाम से बहुत क्लियर नहीं होगा ये वाला, बट थोड़ा सा टेक्निकल है, इस चीज़ को समझना क्या है। आप एक स्केल डिफाइन करते हो विच इज़ जस्ट नथिंग बट बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ विच आर आइडेंटिफाइबल टू सर्टन, क्या बोलेंगे, इंसिडेंटल इफेक्टिवनेस ऑफ दोज बिहेवियर इन टू दैट जॉब। मतलब कि अगर आपको ऑलरेडी पता है, लेट्स से यू आर आइडेंटिफाइंग कि एक सर्टन टाइप का बिहेवियर, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से कम्युनिकेशन। अगर किसी में कम्युनिकेशन 10/10 है, तो वो कितना उस पर्टिकुलर जॉब 1 को या 2 को, जो भी हम लेंगे, उसको कितना इफेक्टिवली कर सकता है, ये बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस आप डिटरमाइन कर सकते हो, है ना? कि ये वाला बिहेवियर हमेशा ही इफ़ेक्टिव रहा है इस टाइप की जॉब्स में, और ये वाला बिहेवियर पक्का ही नहीं इफ़ेक्टिव रहा है पहले के एक्सपीरियंस के हिसाब से।
सो उस बेसिस पे यू मेक अ स्केल, है ना, सारे उसका, एंड देन आप उसको कंपेयर कर देते हो विद द एक्चुअल कि आपके जितने भी लोग हैं उनके क्या बिहेवियर्स है ना, जो भी आइडेंटिफाइबल होंगे, एंड देन यू कंपेयर, देन यू कैन आइडेंटिफाई ना कि कितना इफेक्टिव रहेगा। जस्ट एक टाइप का स्केलिंग बनाते हो एंड देन कंपैरिजन करते हो। पढ़ते हैं एग्जैक्टली फिर समझ में आएगा। दे आर डिजाइन टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ जॉब। जैसे मैंने बोला ना, आप बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करते हो कि जो आइडेंटिफाई कर सके विद अ पर्टिकुलर इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर जॉब की इफेक्टिवनेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है वो बिहेवियर। सो आप एक पर्टिकुलर जॉब उठाते हो, उसमें देखते हो कि उस जॉब को करने के लिए ज़्यादा क्रिटिकल एरियाज क्या हैं और उनसे रिलेटेड बिहेवियर कौन सा रिक्वायर्ड रहता है उसको परफॉर्म करने में। So you identify the critical areas of performance for a job and describe the more effective and less effective job behavior for getting the results. कि ये वाला बिहेवियर इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और ये वाला बिहेवियर इस चीज़ के लिए कम इफेक्टिव है। Performance is evaluated by asking the rater to record specific observable job behavior of an employee and then to compare these with a BARS bars, that is the scale जो मैंने बोला आप बनाओगे। So supervisor is in a position to compare employees actual behavior with the behavior that has been previously determined to be effective, more or less, right? So ये मैंने बोला ना, actual वाला you will compare with the behaviorally anchored rating scale, right, that you have developed based on your previously determined कि ये बिहेवियर इफेक्टिव रहता है, ये बिहेवियर इफेक्टिव नहीं रहता है। और डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक सेकेंड। ओके। Using bars, the job behaviors from critical incidents, effective and ineffective behaviors, are described more objectively. So it employs individuals who are familiar with a particular job to identify the major components and then they are asked to rank and validate the specific behavior for each components. Basically, अगेन एक जॉब उठाओगे, उसके क्रिटिकल एरियाज आइडेंटिफाई करोगे, उन क्रिटिकल एरियाज के लिए आप देखोगे कि ये वाला बिहेवियर इफेक्टिव रहता है, ये वाला बिहेवियर इफेक्टिव नहीं रहता है, ऐसे आप सबके लिए आइडेंटिफाई कर दोगे। ये दो फेजेस में होता है, बेसिकली दो टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं, ये हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। ये जो स्टेप्स है ना, दिस इज बेसिकली एक तरह से प्रोसेस BARS का। देखो, सबसे पहले यू जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंट्स। मैंने बोला ना, आप एक जॉब उठाते हो एंड उसको क्रिटिकल इंसिडेंट्स में ऐसे डिवाइड कर देते हो, इसका क्रिटिकल इंसिडेंट ये है और ये है, लेट्स से, राइट। सो यू टेक अ जॉब एंड यू जनरेट कि व्हाट आर गोइंग टू बी द डिफरेंट क्रिटिकल इंसिडेंट्स फॉर दैट जॉब। सो एक्सपर्ट्स करते हैं ना, ये एक्सपर्ट्स हु नो द जॉब बीइंग अप्रेज्ड, job holders and or supervisors are asked to describe specific critical incidents of effective। जो आता है डेवलप परफॉर्मेंस डायमेंशंस, ये मैंने आपको बताया जैसे दो फेजेस में होता है वो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, दो फेजेस में होता है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट ऑफ पीपल आते हैं, व्हाट दे डू इज, जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे क्रिटिकल इंसिडेंट्स बनाए हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट 1, क्रिटिकल इंसिडेंट 2, या लेट्स से क्रिटिकल इंसिडेंट कोई 3 है। अब हमने इनको एसोसिएट करना है विद सम परफॉर्मेंस डायमेंशन। परफॉर्मेंस डायमेंशन समझ रहे हो ना, कि किसी एक क्वालिटी या इफेक्टिवनेस को देखने का एक बिहेवियरल एस्पेक्ट को जस्ट यू आर एसोसिएटिंग विद दैट इंसिडेंट, राइट। दिस विल बी डन वंस। उसके बाद एक और टीम ऑफ एक्सपर्ट होगा, दैट इज़ री एलोकेटिंग इंसिडेंट्स वाला जो स्टेप है। Another group of experts who also know the job then reallocates the original critical incidents। जो यहाँ पे original C1, C2, C3 थे, इनको फिर वो reallocate करते हैं to some definition of whatever that cluster they can associated with। अब usually क्या है कि जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों करेंगे, देयर शुड बी सम सिमिलैरिटी, कि हाँ दोनों ही अगर एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम एसोसिएशन दोनों चीज़ों का, बिहेवियर का विद द परफॉर्मेंस डायमेंशन दैट दे हैव talked about। So another group of experts will reallocate the original incident, critical incident, and they're given the cluster definitions and the critical incidents and they're asked to reassign each incident to the cluster that they think it fits the best। Typically a critical incident is retained। अब C1, C2, C3 में से लेट से जो फर्स्ट ग्रुप ने सेकंड ग्रुप ने दोनों में सेम असाइन किया है, वो C1 और C3 का किया है,
सेम एज इन कि ओके 50 से 80% सिमिलैरिटी है दोनों ग्रुप्स ने जो भी बोला है उसमें, सो आप इन दोनों को यूजुअली फिर आगे लेके चलते हो, राइट। देन यू हैव स्केल द इंसिडेंट्स। अब जैसे मैंने बोला ना, आप क्रिएट तो क्या कर रहे हो, BARS, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, एट द एंड तो आप एक स्केल बना रहे हो। तो वो स्केल कैसे बनता है, इसी चीज़ से बनता है। द सेकंड ग्रुप इज जनरली आस्क्ड टू रेट द बिहेवियर डिस्क्राइब्ड इन द इंसिडेंट एज टू इफेक्टिवली how effectively or ineffectively it represents the performance on that particular dimension, right? And then you develop the final instrument, आपका ये जो BARS का scale बनता है, ठीक है, that you develop, right? एडवांटेजेस क्या लिखोगे BARS के? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपर्ट्स आर एंगेज्ड, सो ऑब्वियसली यू नो इट इज़ एन एक्यूरेट थोड़ा सा मेथड. Then the critical incidents help to clarify what is meant by extremely good performance, average performance and so forth, right? Obviously because मैंने बोला ना, हर चीज़ को अपने डायमेंशन को एक ऐसे दो एक्सपर्ट्स से वो भी चेक करवाए, सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम क्रिटिकल, वो बोलते हैं ना कि क्लैरिटी, कि ओके हाँ ऑब्वियसली अगर ये दोनों एक्सपर्ट्स ने सेम चीज़ बोली है सो देयर हैज़ टू बी सम एसोसिएशन. Then the critical incidents may be more useful in providing feedback to employees than by simply informing them their performance. Obviously मतलब आप देखो ना, अगर ये critical incidents के थ्रू आप चीज़ कर रहे हो, that is way more efficient than just going to an employee and saying कि ओ तेरी performance ऐसी है, तेरे को मैं 8 out of 10 marks दे रहा हूँ. That is just you know बहुत एक simple तरीका है ना, it is very क्या बोलेंगे, less nuanced, right? So that's why systematically clustering of critical incidents into 5-6 performance dimensions helps in making the dimension more independent of one another. Obviously there is you know ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ दूसरी की वजह से है. अगर एक जगह कोई अच्छा नहीं होगा तो दूसरी जगह हो सकता है वो अच्छा हो. यू नो ऑल दीज विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि कोई एक जगह खराब है तो उसका हर जगह ही खराब यू नो परफॉर्मेंस इवेलुएशन होके आएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? Then BRS evaluation seems to be relatively consistent and reliable in that different raters appraisal of the same person tend to be uh, similar. This technique is not biased by the experience. Obviously biases यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्केल डेवलप किया गया है बाय एक्सपर्ट्स एंड देन उसको सिर्फ कंपेयर ही कर रहे हो आप, राइट? सो जाके किसी एम्प्लॉय की तरफ वो बायस नहीं हो सकता ये, ठीक है. इट वॉज ऑल अबाउट इट. बहुत ज़्यादा डिटेल में देखो इसको मत सोचना कि आपको पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ अभी तो आपको पढ़ाने के लिए मैंने इसको इस हिसाब से बताया. अदरवाइज BARS इज़ अ प्रॉपर 7-8 पेज का एक कॉन्सेप्ट. सो अगर डिटेल में वो पढ़ोगे तब जाके एक्चुअल क्या होता है समझ में आएगा. बिकॉज अभी आई नो बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, ऐसा कैसे वैसा कैसे, क्लैरिटी नहीं मिली. इट जस्ट कि आपको लिखना आना चाहिए, है ना. एट द एंड बस यही है कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है सो यू शुड नो, बिकॉज इट इज़ सम क्या बोलोगे, सिलेबस का ही लिमिटेशन है कि उन्होंने अगर पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से नहीं उसको डाल रहे हैं, और लेकिन नाम नाम का दे भी रहे हैं. तो आपको नाम नाम का पता भी होना चाहिए, बट ऑब्वियसली डिटेल में नहीं जा सकता, बिकॉज हर एक चीज़ की डिटेल में जाने लगे तो हम सिलेबस के स्कोप से काफ़ी बाहर चले जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलो, दैट इज़ 360 डिग्री अप्रेजल. ये थोड़ा आपको सिंपल लगेगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आएगी. देखो आपको पता ही है ना, ऑर्गेनाइजेशनल में हायरार्की होती है. कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसके साथ भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, उसके ऊपर भी कुछ लोग होंगे, उसके नीचे भी कुछ लोग होंगे, राइट? सिंपल. 360 डिग्री अप्रेजल में एक एम्प्लॉय की, मैनेजर की रेटिंग जो है सब लोग करते हैं. जो उसके ऊपर है वो भी करेगा, जो उसके साइड में काम कर रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में वो भी काम करेंगे, जो उसके नीचे अंडर काम कर रहे हैं वो भी उसको रेट करेंगे. सो एवरी वन इज रेटिंग दैट पर्सन. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ 360 डिग्री कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक कवरेज उसको मिलेगी, राइट? सो कॉरपोरेट्स लाइक GE, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्रॉम्पटन, विप्रो, इन्फोसिस, गोदरेज एक्सेट्रा, ये सब जो है इसको यूज़ करते हैं, राइट? So it is the process of systematically gathering data on a person's skill, abilities and behaviors from a variety of sources. Variety बताई ना मैंने, एक एम्प्लॉई का variety, सुपीरियर भी, सबॉर्डिनेट भी और उसके peers भी, इवन सेल्फ भी आएगा इसमें, है ना, वो खुद भी अपने आप को रेट करता है. ओके, सो क्या है, मैनेजर, पीयर, सबॉर्डिनेट्स, इवन कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स. ओके, देन चलते हैं कंपोनेंट्स. एक तो पहले मैंने आपको बताया ना, वो खुद भी करता है. सबसे पहले सेल्फ अप्रेजल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल. बेसिकली इसको एक एब्सोल्यूट फ्रीडम दी जाती है कि भैया तू खुद बता, तेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, तू वीकनेस क्या है, तुझे क्या लग रहा है कि तू खुद कैसा काम कर रहा है, यू टेल मी. बिकॉज सबसे ज़्यादा अच्छा जो अगर कोई इवैल्यूएशन दे सकता है
खुद को जो इवेलुएट कर सकता है, दैट इज़ यू नो द बेस्ट इट कैन बी, बिकॉज आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आपको पता है आप कहाँ कहाँ लैक कर रहे हो, राइट? सो employees use the tool of self-appraisal very effectively. Organizations also find that employees often are their own strongest critics and display the very high degree of objectivity. मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब अपने आप को अच्छा ही बताएंगे। एवरीवन, अगर कोई भी अच्छा एक एम्प्लॉई है, वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ओके, आई रियलाइज़ कि मैंने यहाँ पे गलती की है, आई रियलाइज़ यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की है। सो वो अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इवेलुएट करेगा। देन देयर इज़ सुपीरियर अप्रेजल, यानी कि जो आपके हायरार्की पे आपसे ऊपर है वो करेगा। देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मतलब आपको क्रिटिसिज्म देगा बट इट विल बी कंस्ट्रक्टिव, आप ही के भले के लिए, राइट? It is the responsibility to ensure that employees set goal not only in the area of business performance, also in the areas that are vital to the organization. They are called corporate thrust areas. Basically employee जो है अपना जो काम कर रहा है वो तो ठीक है, बट वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे इम्प्रूव कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या कर सकता है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर। सो वो होता है कॉर्पोरेट थ्रस्ट एरियाज। वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकता है। देन वी हैव पीयर ग्रुप अप्रेजल। पीयर ग्रुप अप्रेजल में जो आपके साथ आपके काम कर रहे हैं, बिकॉज दे नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, दे नो अबाउट आपके दिनचर्या, है ना, कितना काम वो कर रहा है। सो दैट इज़ वट यू इंक्लूड इन पीयर ग्रुप अप्रेजल। सो इट मस्ट एम्प्लॉइज वर्किंग स्टाइल पता लग जाएगा, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर्स, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पीयर्स विल नो अबाउट दिस स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, वर्किंग एज ए टीम। ये सब चीज़ें तो वही बता सकता है जो आपके साथ ग्रुप में बैठ के काम करता है, राइट? देन देर इज़ सबॉर्डिनेट्स अप्रेजल। बेसिकली इट्स बहुत थोड़ा एक एक अनोखी चीज़ है कि जो आप आपके अंडर काम कर रहे हैं वो भी आपको रेट कर रहा है। आप खुद सोचो ना, मान लो कोई लेट से आपके अंडर काम कर रहा है एंड तुम यूजुअली उसको बोलते थे कि तू काम ऐसे नहीं वैसे कर, ऐसे नहीं वैसे कर। आज वो आपको बता रहा है कि आपने काम ये वाला अच्छा नहीं किया। सो इट इज़ थोड़ा सा डिफरेंट, बट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, लेट्स रीड। इट इज़ अगेन एज आई सेड, इट्स अ डिस्टिंक्टिव फीचर, है ना, थोड़ा अलग हटके है। फर्स्टली इट्स अ क्लियर एक्सप्रेशन दैट इट इनकरेजेस ओपननेस एंड फीडबैक इज़ अ टू वे प्रोसेस। कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आपके जो नीचे काम करे आपको आप सिर्फ आप ही उसको ऑर्डर दोगे या आप ही का उस पर पावर है, उसके हाथ में भी ये पावर है कि वो आपको एक फीडबैक या आपका एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, राइट? सो दस द पर्पज इज टू गेट फर्स्ट हैंड असेसमेंट ऑफ हाउ द सबऑर्डिनेट्स परसीव देयर सुपीरियर to be in terms of delegation of authority, गाइडिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द सबॉर्डिनेट, मोटिवेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, टीम बिल्डिंग, है ना, ये सब चीज़ें के बारे में एक सबॉर्डिनेट ही बता सकते हैं कि हाँ हमारे जो सुपीरियर हैं इन्होंने किस हद तक हमारी हेल्प की है, किस हद तक डेलीगेशन अच्छे से किया है, किस हद तक हमें मोटिवेट किया है, किस तरीके से हमें एज अ टीम वो साथ लेके चले हैं या नहीं चले, राइट? सो ये चारों कंपोनेंट्स मैंने बताए, इसको आप बोल सकते हो ना, एवरी कंपोनेंट इज़ लाइक 90 डिग्रीज, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, राइट? सो दैट इज़ हाउ इट मेक्स अप 360 डिग्री, ठीक है? एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एक तो ऑब्वियसली ये कि स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता लग गई, सेल्फ असेसमेंट भी कर लिया, टीम वर्क के बारे में पता चल गया, सेल्फ चेंज इनिशिएट करने में हेल्प कर लेगा, क्वालिटी ऑफ द स्टाफ इम्प्रूव होगा, बिकॉज यहाँ पे 360 डिग्री मतलब कॉम्प्रिहेंसिव आपका एक एवेलुएशन हो जाए। ड्रॉबैक्स क्या है? अब देखो, हो सकता है बायस आ जाए, पीयर्स हो सकता है आपको ना देखना चाहें इवैल्यूएशन में अच्छा करते हुए परफॉर्म। हो सकता है आपका सबॉर्डिनेट आपसे नाखुश है और वो अपने वो निकाल दे कि नहीं मैं आपको अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा, है ना, तो वो सब बायसेस आ सकते हैं यहाँ पे। देन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अटेनिंग द गोल्स इज़ इग्नोर्ड। गोल्स वोल्स नहीं देखे आपने, तो सिर्फ जो आपके साथ काम कर रहे हैं ऊपर नीचे आगे पीछे उनका इवैल्यूएशन ले लिया, टास्क कैसे किए वो कौन बताएगा, राइट? देन फीडबैक मे कॉज फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। जब सभी आपके आसपास वाले लोगों ने ही आपको फीडबैक दे रखा होता है ना, इट कुड बी कि थोड़ी जेलसी, रिजेंटमेंट कि हाँ इसने मुझे कम इवैल्यूएट किया था, तो आगे से वैसा इट कैन माइट इफेक्ट द वर्क कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, है ना, बहुत ही लोग इन्वॉल्व कर लिया आपने, राइट? सो दिस वॉज अबाउट 360 डिग्री अप्रेजल।